अरे लिख लो, ये कल वाले चैप्टर के थोड़े से बच गए, एक दो क्वेश्चन। प्रोशियन, ये कभी कभी क्वेश्चन आए थे। अरे यार बोलो मत, एक मिनट उतार लो, चैप्टर खत्म हो गया, एक दो नंबर क्वेश्चन है, ये उतार लो अभी कर। सीएल साइनाइड, ये प्रूसियन ब्लू, ब्लू रंग होता है इसका। नीले रंग का होता है। हाँ जी। एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन उतार लिया, ये मत उतारी भी, यहाँ तक अभी जगह खाली छोड़ना है, इसका आईयूपीएससी नाम लिखेंगे, 2 लाइन है। तो नीचे लिख लोगे फिर। इसके लिए भी आईयूपीएससी के लिए नाम के लिए जगह छोड़ना। अरे मेरे साथ कैसे उतार लोगे इतनी जल्दी? फिर सर, हाँ टर्न ब्लू, टर्न बुल ब्लू। अब यार तुम्हारे, हाँ जी, हाँ लिखवा रहा हूँ अभी साथ साथ। लिखने हाँ जी,
यहाँ से बता लिया तुमने। अब इसका IUPAC नाम देख लो, फिशर। फिशर फिश कुछ नहीं होता है, फिशर है। बियर वाला फिशर, अच्छा किंग फिशर। बहुत अब बेचारे इंग्लैंड भाग गए, जो किंग फिशर है तुम्हारे मान लिया। RCB मालिया की ढूंढना है, कौन कह रहा है? ना स्पॉन्सर है, अरे किसी साल में नहीं है। अगर वो होती तो उसकी संपत्ति जब तो रही है, सबसे पहले IPL की टीम से पैसे वसूल करते। वो है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में होता है बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, और उसका जो ओनर है वो उसका लड़का सिद्धार्थ मालिया है, ना कि वो विजय मालिया है। और उसने अपना वो सब कुछ अलग दिखा रखा है अपने बाप से, सिद्धार्थ मालिया का। अरे सिद्धार्थ मालिया उसी का लड़का है, लेकिन उसने अपने उनसे अलग दिखा दिया बिजनेस उन्होंने ना, इसलिए बच गया वो। अब एक मिनट रुक जाओ भाई, जो जाए वहीं रुक जाओ, इधर देख लो जरा एक मिनट। इसका नाम है, ये खत्म हो जाएगा फिर, देखो इधर। जब ये नाम आएगा ना, अबे सुन लो इधर, अब इधर देख लो, बाद में करते हैं उसे। ये तुम ऐसा सोचो जैसे कि पहले कभी तुम ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा करके कि Fe4O3, या ऐसा लिखते हैं हम Fe2O3, याद आ रहा है? इसकी बैलेंस पूरी करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं कि Fe4O3 या MnO4O3 ऐसा करके कुछ लिखते हैं। तो वही है कि Fe4 और ये जैसे O की जगह पूरा का पूरा ये यौगिक आ गया, ऐसा जैसे ये होता है कि Fe3 और O2 ऐसा करके आ जाता है। तो इसे बैलेंस करने के लिए इस तरीके से यौगिक बनाए जाते हैं। अब इनके नाम कैसे आते हैं? तो नाम तो कोई दिक्कत नहीं, नाम तो आराम से कोई भी लिख देगा। दिक्कत आती है इनकी ऑक्सीजन संख्या लिखने में, क्योंकि जो भी धातु होती है धातु, उसकी ऑक्सीजन संख्या लिखनी जरूरी होती है। अब बात आती है कि भाई यहाँ से नाम कैसे बनेगा। तो देखो इसका नाम तो होता है आयरन, साधारण नाम लिखा जाता है पोटेशियम सोडियम, तो आयरन। और यहाँ आएगी इसकी ऑक्सीजन संख्या। फिर अब इसका नाम जो भी आएगा वो बात की बात है, पहले ऐसे देखेंगे हेक्सासाइनो, और अब क्योंकि आयरन नहीं आएगा यहाँ ऑक्सीजन संख्या आएगी। अब बात आती है ऑक्सीजन संख्या का पेज फंसने की। ज़्यादातर सबको पता ही है कि Fe या तो 2 दिखाएगा या 3 दिखाएगा, ठीक है जी। तो हम पहले इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 लेके देखते हैं, ठीक है ना। 3 से बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो याद रखना इसकी 3 लेके देखते हैं ऑक्सीजन संख्या, दोनों तीनों इनकी दोनों की 3 लेके देखते हैं। तो अब इसे तुम ऐसा समझना, इसे तो अभी भूल जाओ, ये क्या है 3 है, 4 से गुणा होगी कितना हो गया 12 है। इसका मतलब माइनस के 12 होने चाहिए ब्रैकेट पर, ये तो होना चाहिए। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या होगा कि Fe को हमने 3 ले लिया, ये तो -6 हो जाएगा, क्लियर है। अब 3 की इसमें भी गुणा होगी, इसमें भी गुणा होगी, अंदर हल करके ये आना चाहिए। तो 3 छंग 18 और 3 दिया 9 आ रहा है। इसका मतलब हमसे भी गलत लिया गया, ये 3 नहीं होगा फिर। तो फिर क्या होगा है ना, तो फिर इसे 2 ले लो, तो 2 लेंगे तो अब देखो क्या होगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना है 18, कितना बचेगा 12। तो पता चल गया कि इसका मतलब इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, अंदर वाले की 2 होगी, इसकी 3 होगी। अब तुम इसके अलावा कोई दूसरा लेके देखो, बैलेंस नहीं बनेगा, ये होता है। तो इस तरीके से इसका नाम लिखा था। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि दोनों में अगर 3 रखने पे भी बैलेंस बन रहा है और 2 रखने पे बैलेंस, मतलब 3 रखने तो भी बैलेंस हो जा रही है, 2 रखने तो भी बैलेंस हो जा रही है, तो फिर कैसे लिखी जाती है ऑक्सीजन संख्या? फिर 3 भी लिखी जाएगी और फिर 2 भी लिखी जाएगी, दोनों लिखी जाएंगी, इसकी भी और फिर इसकी भी, ऐसा करके ऐसे लिखी जाएंगे फिर कि आयरन सेकंड थर्ड, आगे पीछे कर दो कोई भी, आयरन सेकंड थर्ड, हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड थर्ड, फिर ऐसा लिखी जाती है। अगर 2 ऑक्सीजन संख्या पे भी बैलेंस हो रहा है तो, और नहीं हो रहा है तो हमारे सिंगल है कि भाई इस पे भी हो रहा है और ये इस पे हो रहा है। अब क्लियर लेकर जाता, अब फिलहाल मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ सुन भी करो। अब इसकी बात देखो इधर, अब इसमें देख लेते हैं ऐसे ही। अब इसमें पहले क्या लिखते हैं, पहले दोनों की 2 लेके देख लेते हैं। पहले तो नाम लिख लो आयरन, ऑक्सीजन संख्या आ जाएगी। अब यहाँ जाएगा हेक्सा
हेक्सासाइनो और रुकियो फेरेट, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या अब हिसाब लगा लेंगे। देखो 3 दूनी 6 है, तो प्लस के 6 है, इसका मतलब ये -6 आना चाहिए। हिसाब लगाते हैं -6, और जब इसकी गुणा करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 में 4 जाएंगे 8 बचेंगे, जबकि 6 आने थे। गलत हो रहा है, तो फिर क्या करें, इसे 3 लेके देख लो। 3 दूनी 6, लेकिन अब इसमें भी 3 से गुणा करो। सॉरी ये तो ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ये तो 12 है, और 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस के 6, हो गया सही। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास ये 2 पे बैलेंस हो रहे हैं, और ये कितने पर 3 पर। ये हो गया आंसर। इसका तो तुम लिख दोगे पेंटानाइट्रो, ये पोटेशियम पेंटानाइट्रो कोबाल्टेट हो जाएगा, इसका तो लिख देना। अच्छा मरे इसमें भी भाई कौन से नाम कर दिए तुमने, ये ना हो रही है तुमसे, पोटेशियम पेंटा नाइट्रेटो और कोबाल्टेट, और आ जाएगा सेकंड। शायद सबसे पहला जो वर्णन यौगिक बनाया था, सबसे पहला बनने वाला यौगिक जो था वो ये प्रूसियन ब्लू ही था। गूगल पे एक बार सर्च कर लेना। देखो इधर चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है केमिस्ट्री। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन एक साथ नाम है। इसे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड भी कहते हैं, इस चैप्टर का नाम होता है। ये IUPAC नाम है, और हम सादा नाम भी लिख सकते हैं। वो अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा क्या हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 एक साथ डाल देना, अभी रुक जाओ 1 मिनट, देख लो कल 1 मिनट क्या होता है पूरी। हाँ अब बात करते हैं ये है क्या। दरअसल ये जो हमारे चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हुआ है, ये हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी, कार्बनिक रसायन। अब ये कार्बनिक रसायन हमारे यहाँ से लेके 10 से 11 12 13 और ये 16 तक चैप्टर चलेंगे। 16वां चैप्टर इस बार निकल गया है, तो ऐसा नहीं वो हमेशा के लिए निकल गया है, तो 16 चैप्टर, हाँ पूरे चैप्टर निकल गया, तो अभी 15 चैप्टर तक हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो 10 से लेकर 15 चैप्टर तक इतना आता है लगभग। ऐसा मान के चलना कि सिर्फ इसे ऐसा पढ़ लोगे ना तो भी पास हो जाओगे। पास नहीं, अच्छे खासे नंबर आते हैं, क्योंकि लगभग अकेला 40 से 45% आते हैं यहाँ से 10 आगे को, और बाकी पीछे के जो होते हैं ना वो बाकी 60 में से 30% आते हैं। ये तो ये ज़्यादा आता है, कहने का मतलब ये है, इसलिए इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, और हो सकता है 50% तक बन जाता है पेपर यहाँ से। हाँ तो और दूसरी बात यह है कि ये पिछले वाले जितने भी ना उनसे आसान होता है, सिर्फ समझने का खेल होता है। जिससे पहली बार एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो वो ऑटोमेटिक समझता रहेगा कि कैसे नाम बनने, वरना पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसे ये नहीं पता चलेगा कब एल्किल बोला जा रहा है, कब मैथिल बोला जा रहा है, कब एथिल बोला जा रहा है, एथिल मैथिल प्यूटिल सब ऐसे लगेंगे, वैसे एक से एक से नाम। इसलिए होश मौके कॉन्सेप्ट समझ लेना। दरअसल मैं आज जो है वो चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि नाम कैसे बनते हैं। IUPAC नाम नहीं बना रहे, समझ गए। IUPAC नाम भी तुम लगभग भूल चुके होगे, लेकिन हम वो बता रहे हैं कि ये नामकरण होता कैसे है। ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री में किसी का भी नामकरण कैसा होता है, पहली बात तो लोगों ने बहुत सारों ने पहले सबने देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से लेकर चलने के अब, क्योंकि अब कार्बन से बनने वाले यौगिक पढ़ लें अब हम। अब सारणी में 118 तत्व हैं, कार्बन को छोड़ दो तो 117 तत्व हैं। 117 तत्व मिलकर जो आपस में यौगिक बनाते हैं वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक लगभग आपस में 117 तत्व मिलकर जो है ना वो 1.5 से 2 लाख यौगिक बना देते हैं, 1.5 से 2 लाख यौगिक। अब बात आती है कि फिर कार्बन कितने यौगिक बनाता है, अकेला कार्बन। तो अकेला कार्बन जो है वो 56 से 57 लाख 60 लाख यौगिक बना देता है, अकेला कार्बन। ये अपना आप में एक अलग दुनिया है, ठीक है जी। इतने पूरे आवर्त सारणी के 117 तत्व मिलकर यौगिक नहीं बनाते जितना कार्बन अकेले यौगिक बनाते हैं। अब क्यों कोई यार ऐसे क्यों बनाता है, इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत यह है कि कार्बन खुद से ही क्रिया कर जाता है, खुद से क्रिया करके कार्बन की कितनी भी लंबी चैन बना लो, 1 2 20 30 नहीं, 1000 10,000 20,000 लाखों
कार्बन चैन आपस में मिलकर एक लाखों कार्बन आपस में मिलकर एक पूरी चैन बना देते हैं, और 2 कार्बन 3 कार्बन जितने मिलते रहेंगे अपना अपना एक नया यौगिक बनता रहता है। ये शरीर में बहुत ज़्यादा अलग अलग मात्राओं में भी कार्बन ही होता है, चाहे हम वसा खाएं, प्रोटीन खाएं या कार्बोहाइड्रेट कोई सा भी खाएं, या हमारे पास ग्लूकोज है शरीर के अंदर, या जो भी और बहुत सारे इसमें कार्बोहाइड्रेट या जैव अणु होते हैं, वो सब कार्बन का ही कहीं ना कहीं से भाग होता है। ठीक है, अब बात आती है कि फिर अब इसमें पढ़ना क्या हमें, तो ऐसा कार्बन का तो बहुत अपने आप में एक क्या कहते हैं पूरा अलग वर्ड है, ठीक है ना, बहुत अलग दुनिया है। लेकिन इसमें से हमारे कुछ चैप्टर हैं। अब वो चैप्टर कौन से हैं? एक तो हम हेलोजन वाले चैप्टर पढ़ेंगे, हेलोजन वाले चैप्टर। हेलोजन का मतलब समझ लेना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से बनने वाले। इसके बाद जो है फिर वो एल्कोहल वाले पढ़ेंगे हम, एल्कोहल और ईथर और फिनोल वगैरह जिसे कहते हैं, बेंजीन पे लग जाते हैं। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये पढ़ेंगे। ये हमारा 10वां चैप्टर होगा, 11वां, 12वां, 13वां जो होगा वो एमीन पढ़ेंगे हम, एमीन के बारे में। अब 14वां चैप्टर जो होगा वो होगा जैव अणु, जिसमें हम विटामिन, प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सारी चीज़ें इनमें पढ़ने वाले हैं। इसी में डीएनए की संरचना आ रही नहीं, संरचना भी आएंगे। 15वां आ जाएगा जैव ने बहुलक, बहुलक ये जो प्लास्टिक वगैरह होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि पॉलीथीन कैसे बनते हैं, टैफलॉन कैसे बनता है, प्लास्टिक कैसे बनते हैं, बाल्टी, ये जितने भी सब सामान प्लास्टिक के बनते हैं, ये बनते कैसे, मतलब क्या चीज़ इनमें लगी होती है, जो भी चीज़ बहुलक पढ़ेंगे। 16वां चैप्टर जो था वो दैनिक जीवन में रसायन हुआ करता था, उसमें हम पढ़ते थे औषधियों के बारे में कि बुखार के लिए कौन सी औषधि होती है, सर दर्द के लिए कौन सी औषधि होती है, नशे की कौन सी होती है, उसके लिए कौन सी होती है। लगभग 12-13 प्रकार की दवाइयों के बारे में पढ़ते थे और पूरे डॉक्टर बन ही जाते थे। हाँ, सब बन जाते। लेकिन फिलहाल अरे सुनो, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं हुआ करता था, 3 दिन में ख़त्म हो जाता था चैप्टर ये। तो अब वो ये तो बचा नहीं, तो अब हमारे पास यही है। वो इस बार याद रखना, क्योंकि जब ये होता था तो इनमें से भी क्वेश्चन आते थे। अब कई इनमें से भी क्वेश्चन तुम्हारे कम हो गए, मतलब इनमें से भी सिलेबस थोड़ा थोड़ा कुछ कम हो गया है, तो अब तुम्हारे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके आने के चांस भी बढ़ जाते हैं अब तो, क्योंकि पेपर तो 70 नंबर का ही आएगा, सिलेबस सबका कम है, तो पढ़ना कम पड़ रहा है और नंबर ज़्यादा आने के चांस ऑटोमेटिक ही बढ़ गए जा रहे हैं आपके। हाँ। अब हेलोजन, तो हेलोजन से पहले हम बात करते हैं कार्बन की। अगर कहीं किसी यौगिक में, देखो भाई, अगर किसी यौगिक में, पहली बात तो सबसे पहले कार्बन के बारे में समझो। कार्बन की, कोई बात नहीं, कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों बंध बनाते हैं सहसंयोजक बंध, मतलब बराबर की साझेदारी करते हैं। ठीक है ना जी। अब बराबर की साझेदारी में होता क्या है कि कार्बन चाहे 3 ओर से ऐसी बंध बना ले, या 2 इधर से 2 इधर से, या चारों ओर से बंध बनाए, लेकिन बंध हमेशा 4 ही बनाएगा। अगर कार्बन 3 बंध बना रहा है तो समझो वो दुनिया में यौगिक नहीं है, उसके साथ जुड़ने से कुछ रह गया है। याद रखना इस बात को, कार्बन हमेशा 4 बंध से ही जुड़ेगा, चाहे कैसे भी जुड़ जाए। ठीक, अब जब 4 बंध से जुड़ेगा तो अब बात आती है कि अगर जो एक कार्बन होता है तो उसका नाम क्या होता है, तो इसे हम मैथ कहते हैं। एन नहीं लगाना है, मैथेन नहीं कहना है। मैथेन तब होगा अगर जो सिंगल बंध से जुड़ा होगा तो मैथेन होगा, डबल बंध से जुड़ा होगा तो मैथीन होगा, ऐसे करके। और ऐसा मतलब ना, सिंगल बंध के लिए एन आ जाता है, 2 बंध के लिए इन आ जाता है, और ट्रिपल बंध के लिए आइन आ जाता है, वो अलग केस है। फिलहाल अभी हम एक उसके लिए कर रहे हैं, वो केस अलग है जी। 2 के लिए एथ आ जाता है, 3 के लिए प्रोप आ जाता है, 4 के लिए ब्यूट आ जाता है, 5 कार्बन के लिए पेंट आ जाता है, और 6 कार्बन के लिए हेक्स आ जाता है, हेप्ट आ जाता है, 8 के लिए ओक्ट आ जाता है, 9 आ जाता है, और 10 के लिए डैक आ जाता है। अब सुन लो सर, अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक आने के बाद में अगर सोचो कार्बन सब में सिंगल बंध से जुड़ा है, सिंगल बंध से जुड़ा है, तो सिंगल बंध से जुड़ने का मतलब क्या है, इनमें सब में एन लग जाता है, मैथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन।
तो अब इसकी अगली कक्षा देखो। अगली कक्षा यह है कि CH4 C2H6 C3 हाँ और C4H10 C5H12 ऐसे ही डॉट डॉट होते होते CN और H2N+2 चलेगा, H2N+2 चलेगा। इसमें क्या होगा कि जितने कार्बन होंगे उससे दुगने H में 2 जोड़े होंगे। ये नाम होता है मैथेन, ये नाम होता है एथेन, ये नाम होता है प्रोपेन, अब ये नाम होता है ब्यूटेन और ये नाम होता है पेंटेन। उस हिसाब से हेक्सेन हेप्टेन ऐसे करके लिख दोगे। और होते होते इसे हम R से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं एल्केन। ये सामान्य नाम हो गया एल्केन, ठीक है जी। अब इसी का ही सहपाठ होता है क्या, इसका सहपाठ ये होता है कि अब इस टाइम ये पूरा यौगिक है और अब इसके अंदर कुछ नहीं जोड़ सकता क्योंकि कार्बन के चारों बंध पूरे हो रहे हैं, चारों वैलेंसी पूरी हो रही है। लेकिन इसमें से H की वैल्यू तुम इतनी समझना कि अगर कोई दूसरा यौगिक आ रहा है ना तो H उसके लिए ऑटोमेटिक जगह छोड़ देता है जब चाहे, जब हम H को हटा सकते हैं। H की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही H का कोई नाम होता है। H का काम सिर्फ उसकी संयोजकता पूरी करने का है। जितने कोई यौगिक क्रिया करना आएगा तो H वहाँ से हट जाता है और वो यौगिक वहाँ से क्रिया कर जाता है। 2 होंगे 3 होंगे जैसे भी होंगे, चारों के चारों भी हट सकते हैं। तो अगर हम कार्बन में से इस एथेन मैथेन में से एक कार्बन कम कर दें तो एक बंद खाली हो जाएगा। अगर हम इसमें से C2H5 कर दें तो एक बंद खाली हो जाएगा। यहाँ कुछ भी जुड़ सकता है। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, बाइट्रेट, जितने भी तुम्हें लिगेंड लिखवाए थे वो कोई भी जुड़ सकता है। यहाँ सिंगल मोनो वाले जो थे, सिंगल आवेश वाले। अब इसके बाद जो था C3H9 हो जाएगा, एक बंद खाली है। C4 लिख देंगे यार, बुरा क्यों मान रहे हैं। C5H11 है। ऐसे ही देखो इधर CnH2n+1 है, एक बंद खाली है। तो इसका जो नाम है ना वो बदल जाता है। अब उसमें इल लग जाता है। जैसे मैथेन था तब इसका नाम जो है वो मैथिल बोला जाएगा। सही तो समझ लेना, वरना लोगों को यही नहीं पता चल पाता कि ये नाम कैसे बनने। एथेन था एथिल हो जाएगा, प्रोपेन था प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटेन था ब्यूटिल हो जाएगा, और पेंटिल हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा। याद हो गया, एल्किल हो जाएगा। अब जब एल्किल हो गया तो अब हैलोजन देख लो। हैलोजन कौन से होते हैं? हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें एक नीचे AT भी होता है लेकिन वो हैलोजन नहीं होता है, वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, लवण नहीं बनाता है वो। तो ये 4 होते हैं। अब इसका नाम जो है, इसका नाम जो है वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब देखो इधर ये ना ये द्विपरमाणविक होते हैं और इस टाइम ये फुल अपनी अवस्था में है। अब ये किसी से क्रिया नहीं करेंगे, ये खुद अपनी पूर्ण कक्षा करे हुए हैं, अपने पूरे अष्टक पूर्ण किए हुए हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से क्रिया करें या ना करें, इन्हें मतलब नहीं है, अपने आप में खुश हैं। अब हम इन्हें क्रिया कराने के लिए तैयार करेंगे मतलब कि बंद खाली करेंगे। अब बंद खाली करने का मतलब ये है कि F जो होगा ना वो ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इनमें से कोई सा भी एक F हटाओ तो बंद खाली तब होगा, ठीक है जी। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। 4 होते तो एक हटाते तो F3 नजर आता, लेकिन अब तो 2 ही हैं तो एक कम करेंगे तो एक ही नजर आएगा। तो अब क्या है कि इनमें से कोई भी जब क्रिया करेगा तो इस टाइम तो ये हैलोजन बोले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इनमें से एक F कम कर दें, मतलब एक तत्व इनमें से कम कर दें, तो अब ये बंद बनाने के लिए तैयार है। Cl बंद बनाएंगे, अकेले Cl, Br और I, ठीक है जी। ये दुनिया में होते हैं, ये अकेले दुनिया में नहीं होते हैं। ऐसे ही ये सब दुनिया में होते हैं, ये दुनिया में नहीं होते। समझ गए? अब जो नहीं होते हैं और जो नहीं होते हैं ये आपस में जब मिल जाते हैं ना तो ये होते हैं दुनिया में। समझ गए जी?
ये होते हैं। तो अब कोई कहे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि अपने आप में अपूर्ण यौगिक है, अधूरा यौगिक है, ये होगा नहीं। अभी ऐसे समझ लो कि बनते बनते अधूरा रह गया, ऐसे ये भी बनते बनते अधूरा रह गया। अब सुनो इधर, इसका सामान्य फॉर्मूला जो हम लिखते हैं ना, वो लिखा जाता है X2 और इसे हम हेलोजन कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो होता है क्या हो जाएगा इसका X। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, अब ये डबल बंद मत समझना यार, ये बंद है, ये वैसे हम बता रहे हैं इसके आगे क्या लिखना है। तो देखो उधर ये हेलोजन था, कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है हेलाइड। अब जब ये हेलाइड हो गया तो अब इनके नाम में देख लो, सब में आइडाइड हो जाएगा। आयोडाइड। ठीक है जी। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, सुनो उधर, तो उसके रुक तो जाओ यार, ये जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें लग रहा है उतारने नहीं दिया जाएगा। ये और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो देखो उधर चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन है, एल्किल हेलाइड भी कहते हैं। एरिल अभी बेंजीन वाले यौगिक होते हैं, वो बाद में बताते हैं। अभी ये है, तो ये है एल्किल और ये है हेलाइड। अब बनेंगे ये आपस में, देखो क्या बनाएंगे, ये है R और इसका बंद खाली है, इसका भी एक बंद खाली है, और ये X। R का नाम हुआ करता था एल्किल और इसका नाम होता है हेलाइड, नाम बन जाता है एल्किल हेलाइड। जब एल्किल हेलाइड नाम बन जाता है तो इसमें से तुम कोई सा भी एक उदाहरण उठा लो, जैसे कि C2H5, इसमें से भी कोई सा एक उठा लो, जैसे Br। अब नाम बना देंगे इसका नाम क्या था, एथिल, और ये ब्रोमाइड। ये होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट। अब समस्या ही आती है कि एथिल ब्रोमाइड है, तो ये तो इसका साधारण नाम लिखा है जो नॉर्मली नाम होता है, लेकिन अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC तो यही कहता है भाई कि इसका नाम पहले लिखा जाएगा ब्रोमो, जो तुमने फर्स्ट ईयर की IUPAC पढ़ी है, ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो नाम लिखा जाएगा एथेन, ब्रोमो एथेन। तो जैसे इसका नाम ब्रोमो बोला जा रहा है, ऐसे ही हेलाइड का नाम क्या बोला जाएगा, हेलो। और इन्हें मतलब नहीं है कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितना भी होगा ये सब होते हैं। तो जैसे ये एथेन मैथेन है, तो ऐसे ही R का नाम क्या हो जाएगा, एल्केन, और ये हमारा चैप्टर बन जाता है। देखिए जी हेलो एल्केन क्या होता है। तो देखो सर, हाँ वापस हम यही आगे जहां से हमने चले थे, ये अब इनमें से तुम जो भी चाहें उनमें से कोई सा भी एक यौगिक उठाओगे, इनमें से भी कोई सा यौगिक उठाओगे, आपस में किसी की भी क्रिया कर दोगे। और याद रखना, जो यौगिक आपस में, जो अपने आप में अकेला यौगिक होता है उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन जब वो किसी के साथ क्रिया कर जाता है उसका नाम बदल जाता है। जैसे क्लोरीन है, अपने आप में क्लोरीन होता है, लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तो फिर क्लोरीन नाम नहीं आएगा, जिंदगी में कभी क्लोरीन नाम नहीं आएगा। क्या नाम आएगा, क्लोराइड। अगर फ्लोरीन है तो अपने आप में फ्लोरीन है, गैस है, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी के साथ जुड़ेगा तो फिर वो फ्लोरीन नहीं कहलाएगा, फिर वो फ्लोराइड कहलाएगा। और ऐसे ही खाली इन्हीं पे मत टिक जाना, ऐसे ही तुमने नाम सुना होगा, ये क्या होता है, ऑक्सीजन, लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़ेगा ना तो फिर ये ऑक्सीजन नहीं कहलाएगा, आइड लास्ट में जुड़ जाता है, ऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन है, समझ गए, तो अभी तो हाइड्रोजन है, और एक और बात हाइड्रोजन है, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ेगा ना ये तो उस टाइम पर ये हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, हाइड्राइड कहलाएगा, हाइड्राइड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये हम तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ते हैं। तो एक और बात है, एक और बात ये है कि अगर ये धनात्मक यौगिक होता है, धनात्मक यौगिक मतलब पहले आता है पहले, तो फिर इनके नाम नहीं बदलते हैं। अगर ऑक्सीजन ऐसा आ जाए, पहले ऐसा आ जाए, जैसे ऐसा आ जाता है, और ये ऐसा आ जाए और फ्लोरीन के साथ आ जाए करके, तो अब ये ऑक्साइड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अब ये पहला धनात्मक का काम कर रहा है, तो इसका नाम ऑक्सीजन बोला जाएगा, इसका नाम आइड बोला जाएगा। ये अब इसमें प्लस 2 होता है तो इसे बैलेंस करने के लिए भले से ऐसा बोल दिया है, लेकिन ये ऑक्सीजन फ्लोराइड बोला जाएगा। अब जैसे ये हम बोले HBr, तो ये हाइड्रोजन है, ब्रोमाइड है, लेकिन अगर हम इसे बोले NaH, समझ गए, तो अब ये सोडियम हाइड्रोजन नहीं है, ये सोडियम हाइड्राइड है।
तो आइड शब्द तब जुड़ता है दो कंडीशन में कि एक तो वो ऋणात्मक का काम कर रहा होता है, बाद में जोड़ रहा होता है, समझ गए, किसी के साथ जोड़ा होता है, वरना उसका ऑटोमेटिक। अब पुराना नाम बार बार हम इसमें जैसे स्टार्टिंग में कोई सा भी नाम आ जाता है, पोटेशियम है या कुछ भी है, हाइड्रोजन है, जैसा अभी उपसर्जन पढ़ लेते हम, तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का जो अंदर पहुंच जाता है तो हाइड्राइड हो जाता है, समझ गए, अंदर का जो किसी के साथ जुड़ जाता है लिगैंड का काम करता है, तो उस टाइम पर हाइड्राइड बोला जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन हमने ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हैं जिसमें कि हाइड्रोजन पहले भी लिखा है हमने, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहता है, पोटेशियम पोटेशियम ही रहता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ही रहता है, उनके वही नाम लिए जाते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं, उनके नाम चेंज नहीं होते। तो ऐसा कभी भी किसी उसमें भी जरूरत पड़ जाती है तो तुम अपनी इस सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से कि भाई तुम्हारे अंदर ये सिक्स सेंस काम कर रहे हैं, यार कभी पहले हमें बताया था कि अगर जो धनात्मक है तो उसका नाम हमें ना ही चेंज करना है, या ऋणात्मक है तो उसमें ज़्यादातर मोस्टली उसमें आइड ही जुड़ जाता है। सोचो अभी हम इसमें बोला जाए कि H2Cl2 तो सल्फर क्लोराइड जैसा हो जाता है, तो अब यहाँ तो ठीक है सल्फर हो रहा है, या तुमने इसे छोड़ो, इसे देखो क्या है, सल्फर डाइक्लोराइड, बस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये H2S। अब सल्फर क्या है, हाइड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का नामकरण करने के लिए बोलो, मैं बोल रहा हूँ कि सल्फर का नाम कैसे बदल गया है, यहाँ नाम है यहाँ नाम है दोनों जगह ऐसी। तो बहुत सारे लोग दिमाग में रहते हैं यार, कभी तो कुछ नाम बोल देते हैं, कभी सल्फर सल्फर बोला जाता है, सारी जिंदगी भर यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि कब सल्फर बोला जाता है, कब सल्फाइड बोला जाता है, कब ऑक्सीजन बोला जाता है, कब ऑक्साइड बोला जाता है, कब क्लोरीन बोला जाता है, कब क्लोराइड बोला जाता है। तो जब ये यौगिक आपस में या तो धनात्मक का काम करें या खुद अकेले पड़े हों, किसी से कोई मतलब नहीं, तो इनका नाम एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है, समझ गए। और ये कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं तुम्हें, कभी तुम ढूंढना चाहोगे यार उस किताब में मिल जाए, उस किताब में मिल जाए, कितनी भी सारी किताबें छान लेना, कहीं नहीं मिलने का। सिर्फ बनाया गया कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए, इसलिए बोला जाता है कि जिस दिन 10वां चैप्टर स्टार्ट हो ना उस दिन कोई एब्सेंट ना हो। क्यों? क्योंकि पूरे 6 चैप्टर तक परेशान रहेगा, फिर ये नाम कैसे बदल रहे हैं। ये होता है वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हें बार बार बताया जाता है कि अब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है क्लोरीन ब्रोमीन है, अगर स्टार्टिंग में नाम आ रहा है तो भी क्लोरीन ही है, समझ गए। लेकिन अगर बाद में नाम आ रहा है तो फिर क्लोरीन नहीं बचेगा, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, खाली इन पर हेलोजन पर भी काम नहीं करता है, अब बाकी सब पे काम करेगा। अभी देखो इधर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी एल्यूमिनियम के साथ एन आ गया, क्या जगह एल्यूमिनियम नाइट्राइड, समझ गए। तो ये आइड वाइड जो लग जाते हैं उनका कारण होता है कि ये लास्ट में ऋणात्मक का काम कर रहे होते हैं और किसी से जुड़े होते हैं। अकेले में आइड नहीं लगेगा, जितने भी तुम्हारे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनमें किसी में आइड नहीं होगा, लेकिन जब जुड़ेंगे तो सब में आइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो सारी बातें इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सब लिखवाया नहीं जाता है, लेकिन बार बार कॉन्सेप्ट दिमाग में रह जाना चाहिए कि ये बताया क्या है। हमारा जो चैप्टर है ना ये है ना ये है ना ये है, ये सब चीज़ें तुमने सब में देखी होंगी, लेकिन समस्या ये है कि तुमने टुकड़ों में देखी है। कभी तुमने जिस टाइम इसकी टेबल बनाई होगी वो बनाई होगी तो उस टाइम तुमने ये नहीं देखा होगा, और अगर कहीं तुमने ये देखा होगा एल्केन वेल्केन तो उस टाइम पर ये नहीं होंगे। फिर ये अलग अलग 2 चैप्टर हैं, ये एल्केन वेल्केन चैप्टर हम उसमें बाद में पढ़ाते हैं फर्स्ट में, और उनके नामकरण पहले हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते। अब ये जब नहीं मिलते तो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलते कभी भी, ये दो कहीं नहीं होते। अब सुनो इधर, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने ये ना देखा हो, ये देखा होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसी के साथ मिलकर नहीं बनाया गया यार ये नाम कैसे बनने। ये तो डायरेक्ट पता, नामकरण का जो IUPAC करवाएं तो कोई भी कर देगा, लेकिन एथिल मैथिल ब्यूटिल कैसे बनते हैं ये नहीं पता चलता है, ठीक है जी। तो इनके नामकरण इसी हिसाब से होते हैं। आइड वाइड कैसे लगता है वैसे ही लगता है, बार बार कोई कंफ्यूजन ना करे कि भाई ये कैसे नाम बदल रहे हैं, अपना ऑटोमेटिक नामकरण कैसे कर दे रहे हैं, या कैसे कैसे इनका नाम लेके जा रहे हैं, तो वो सब यही सेंस चलता है अंदर ही। तो ये सब हम इसमें यहाँ उतार लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से अब से आगे को चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे तुम अपनी मर्जी से कितने बना लोगे ऐसे। हाँ जी, ये ना ये नहीं होते, ये भी नहीं होते, लेकिन जब आपस में मिल जाते हैं ना तो होते हैं, जब इन्हें गर्म करते हैं या कुछ करते हैं। नहीं देखो होता क्या है, हमने मैथेन डाली, रासायनिक क्रिया को ना अपने दिमाग में 3 चीजें एकदम घुमाना। जैसे मैं कहता हूँ ना कि जब इसकी क्रिया कराते तो ये बनता है,
तो तुम अपने दिमाग में 3 चीज़ें घुमाना कि यार या तो उसे डब्बे में पैक कर दिया गया होगा, या तो उसे ठंडा कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, नॉर्मली हिलाने में ही क्रिया कर रही होंगे। अब जब हम उसमें किसी पात्र में इसे डालते हैं तो हमने मैथेन डाली होगी CH4, इधर हमने क्लोरीन डाली होगी, बंद कर दिया गया होगा, गर्म करना स्टार्ट करा, तो अब इसके फ्लास्क के अंदर बढ़ के हम इसमें ये थोड़ा कहेंगे चल भाई तू एच हट जैसा आने दे, ये ऑटोमेटिक गर्म करने पर ये अपना एच त्यागेगा। तो जब गर्म कुछ कर रहे हैं ना, अरे सुनो इधर, तो ये क्रिया करने हम नहीं जाते हैं, ये सब नेचुरल अभिक्रियाएं होती हैं। तो जब नेचुरल, अरे दुनिया की सारी अभिक्रियाएं नेचुरल होती हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है हाइड्रोजन किसी ने देखा नहीं है तो हटाने कौन जाएगा? अभी तुम्हें क्या लग रहा है हाथ से पकड़ कर टांगे सब? हाँ, तो खोज नहीं हटता है, क्रिया तो हम ही करा रहे हैं, गर्म वरम कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कुछ तो काम हम ही करेंगे। अब पात्र में डाला वो भी हमने किया है, क्लोरीन हम डाल रहे हैं वो भी हम ही कर रहे हैं। तो हम अंदाजा लगा रहे होते हैं कि जब हमने इसमें क्लोरीन डाली है, हमने इसमें मैथेन डाली है, तो वो मैथिल क्लोराइड बन के निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुमने आम का पेड़ बोया है तो उसमें अमरूद उतरने लगेंगे, जब हमने मैथेन डाला है तो मैथिल ही बनेगा। तो ये चीज़ है कि क्लोरीन ने इसे रिप्लेस किया होगा, उसकी जगह आया होगा। और नॉर्मली गर्म करने से नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश में रख दो ना तो ऑटोमेटिक हट जाता है, मैथिल क्लोराइड बन जाता है, रियल में बन जाता है। हाँ हाँ, लेकिन खाली मैथिल नहीं बनता है, उसके आगे नाम बोलो। कोई मुझसे कहेगा भाई मैथिल का फॉर्मूला क्या होता है, या सर जी मैथिल कहाँ पाया जाता है, मैं कहूँ कहीं नहीं पाया जाता, उसके आगे का नाम बता। और कहें मैथिल ब्रोमाइड बन के यहाँ पाया जाता है, जो कि सर जी एथेन पाया जाता है, मन की हाँ एथेन पाया जाता है, ना एथिल पाया जाता है, मन की नहीं पाया जाएगा ना, तो फिर क्या पाया जाएगा ना, उसके आगे का नाम बता ना, एथिल ब्रोमाइड मन की हाँ पाया जाता है, वो चीज़ है ना। खाली ब्रोमाइड पाया जाता है, नहीं पाया जाता, ब्रोमीन पाया जाता है ना, हाँ पाया जाता है। समझो क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ बोला जा रहा है। ब्रोमीन पाया जाता है, ब्रोमाइड नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि वह अधूरा है, अभी किसी से क्रिया करेगा तब कोई नया यौगिक बनाएगा, ऐसा करके होता है। नहीं समझ में केमिस्ट्री यही है, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ से बाहर है। ये एक फालतू में कहावत बना दिया लोगों ने कि वो केमिस्ट्री ये सपा और वो सपा,